जय हिंद डियर स्टूडेंट। एनडीए की सार की सीरीज में आज हम लोग 2022 का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इस सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 2020 के दिन भारत में दो जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको मिलाकर के एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने। 26 जनवरी 2020 के दिन दादर नगर हवेली और दमन दीव जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उनको मिलाकर के एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बनना लाजमी था। और आप लोग देखेंगे भारत में पूछ रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है, तो उस समय हम लोग देखेंगे बच्चों, और वर्तमान में भी हम देखेंगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2020 के दिन दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो आप देखो 2022 का जो पहला पेपर था उसमें पूछ रहा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 2022 का जो सेकंड पेपर है उसमें पूछ रहा है इन दोनों को कब मिलाया गया, डेट पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? डेट। 26 जनवरी 2020 आपसे पूछा गया है, और 2022 के पहले पेपर में पूछा है कि बताओ वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 28 राज्य हैं हमारे पास। वैसे बेसिकली कितने राज्य थे बच्चों? हमारे पास 29 राज्य थे, लेकिन जब हमने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया तो हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिम जिसको हम बोल रहे स्नो, सहिम वृष्टि जिसको बोल रहे स्लीट, और ओला जिसको हम बोल रहे हेल। स्नो, स्लीट और हेल। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ये कोई माउंटेन है, पर्वत है, और इस पर्वत के सहारे कोई मानसूनल विंड ऐसा क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि इधर वायुदाब ज्यादा है, अधिक वायुदाब से हवाएं कम वायुदाब की ओर भग रही थी। इसी दौरान बीच में अवरोध के रूप में कोई पर्वत आ गया और इस पर्वत से टकरा करके मानसूनल विंड ऊपर उठ रहा है। हम लोगों को ये पता है कि ट्रोपोस्फीयर में हाइट पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। हाइट जाने पर टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोस्फीयर में, जिसको हम नॉर्मल लेफ्ट रेट बोलते हैं। नॉर्मल लेफ्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में हाइट पर जाने पर तापमान घटता है, जिसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल लेप्स रेट कहते हैं। और ये कितना घटता है? 1 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद जाने के बाद में वायु संतृप्त हो जाएगा, और संतृप्त होने के बाद में संघनन कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और संघनन के कारण वहां पर बच्चों क्या होगा? बादल बनेंगे। बादल क्या है? पानी की छोटी छोटी बूंद है ना, टीनी आइस पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स का जो मिक्सचर होता है, या आप देखेंगे एग्रीगेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कॉमा आइस पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ बोथ, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। तो जब ये क्लाउड यहाँ बना पानी की छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर, ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, और ये क्लाउड क्या करेगा? अब इस मॉइस्चर को जो रिलीज करेगा, मॉइस्चर को क्या करेगा? आर्द्रता को यहां से जब छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। हिंदी में उसको कहेंगे वर्षण। क्या कहेंगे? वर्षण। ठीक है, अब जब ये वर्षण होगा तो बच्चों यदि वर्षण जब हो रहा है और उस समय यदि उस वायुमंडल का तापमान कम है तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा? स्नोफॉल होगा। क्या होगा? स्नोफॉल होगा। यदि वहां टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो वहां पर हम देखेंगे रेनफॉल होगा। क्या होगा? रेनफॉल होगा। और जो स्लीट है वो क्या है? फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉपलेट है। स्लीट क्या है? जिसको हम हिंदी में सहिम वृष्टि बोल रहे हैं। फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉपलेट, फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉपलेट। और जो हेल स्टोन है जिसको हम ओला पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओला पत्थर। तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, स्नो है, स्लीट है, हेल स्टोन है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है, ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, वर्षण के रूप है। किसके रूप है? वर्षण के रूप है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या हो गया बच्चों? ए, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 131। उत्तराखंड के जंगल, हिमाचल प्रदेश में कुछ कुल्लू घाटी और नागालैंड एवं मणिपुर में कुछ जुकू घाटी वाले जो रीजन है वो किस कारण से खबरों में थे? यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड करके उस क्वेश्चन को देखा गया होगा उस समय, है ना। फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कौन सी वैली? जुकू वैली। कहाँ की? नागालैंड की। क्यों आपके न्यूज़पेपर में सुर्खियों में रहे, उसके पीछे कारण क्या है? तो बच्चों बात वहां हो रही जंगल की।
है ना, किसकी बात हो रही है, जंगल की। तो हम लोग देख रहे हैं 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है वो बोल रहा है कि कुछ राज्यों में हमारे यहाँ फॉरेस्ट का परसेंटेज थोड़ा बड़ा है, ओवरऑल भी बड़ा है। ओवरऑल की हम बात करें तो हमारे देश में पहले 21.67% फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था परसेंटेज, अब बढ़कर के 21.71 हो गया है। 17वीं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसका कहना है कि 21.71% पार्ट पर इंडिया में फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इनके सुर्खियों में रहने के पीछे जो एक बड़ा कारण था वो था फॉरेस्ट फायर, जिसको हम बोलते हैं दावानल। फॉरेस्ट फायर या दावानल, जंगलों में जो लगने वाला आग है, एक मेन रीजन था इन एरिया का न्यूज़पेपर में सुर्खियों का रहने का। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर इन सारे एरिया में आपका सुर्खियों में रहने का कारण पता चल गया हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 134। तप्त यानी कि हम तप्त को हम हिंदी में बोलते हैं उष्ण। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपक्षयण के सर्वाधिक व्याप्त रूप की संभावना निम्नलिखित में से किसकी है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ द वेदरिंग इज हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें से कौन सा वेदरिंग का प्रकार होता है ना, वहां अपक्षय की कौन सी क्रिया होती है, वहां अपक्षय की कौन सी क्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है बच्चों सामान्यतः किसी चट्टान का अपने स्थान पर, है ना, जो बड़ी सी एक चट्टान थी उसका अपने स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स इन सिटू पोजीशन इज नोन एज वेदरिंग। और 3 टाइप्स की वेदरिंग होती है। कौन कौन सी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अपक्षय का मतलब हो गया चट्टान का अपने स्थानों पर टूट जाना। लेकिन बच्चों में बात हो रही हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट की, तो यहां पर कौन होगा आपको पता होगा, ताप के कारण टेम्परेचर, दाब के कारण प्रेशर, ठीक है, घर्षण के कारण फ्रिक्शन, एक्सोफोलेशन के कारण। यदि ताप, दाब, घर्षण, एक्सोफोलेशन के कारण चट्टान अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो बच्चों कहलाती है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। क्या कहलाती है, फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग। तो आप देखो यहाँ पर हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट है तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा। और तापमान ज्यादा होगा तो अभी क्या बोल के आए, ताप, दाब, है ना, या फिर घर्षण, एक्सोफोलेशन, इन सब के कारण यदि चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है अपनी जगह पर तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। लेकिन यदि यहां ट्रॉपिकल हार्ड डेजर्ट की जगह ह्यूमिड लिखा होता, आर्द्र लिखा होता, तो बच्चों फिर वो रासायनिक अपक्षय होता, केमिकल वेदरिंग होती। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कैलेशन, हाइड्रोलाइसिस जहां पर होता है वहां पर केमिकल वेदरिंग होती है। कौन सी वेदरिंग होती है, केमिकल। तो यहां पर क्या लिखा है, हॉट ट्रॉपिकल लिखा है तो हम लिख देंगे यहां पर कौन सा वेदरिंग होगा, मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग होगा। मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग होगा, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होगा, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 135। क्वेश्चन नंबर 135 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 135 आपका बोल रहा है बच्चों 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे सर्वप्रथम मेगा सिटी बोला गया है। मेगा सिटी मतलब ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इसलिए इसको मिलियन प्लस सिटी भी बोलते हैं, मिलियन प्लस सिटी भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मिलियन प्लस सिटी। तो बच्चों 1950 में हमने न्यूयॉर्क को और जो टोक्यो जापान है, टोक्यो जापान है, उसको हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया था, मेगा प्लस सिटी या मिलियन प्लस सिटी। तो आप देखिए इसमें लिखा है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो न्यूयॉर्क जो शहर है, कौन सा शहर, न्यूयॉर्क जो शहर होगा वो पहला विश्व का मेगा प्लस सिटी होगा, है ना। और इसी के साथ हमने किसको दिया था, टोक्यो जापान को, टोक्यो जापान को। 2018 का रिपोर्ट बोलता है कि विश्व में लगभग 37 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिसको हम मेगा सिटी या मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 136। क्वेश्चन नंबर 136 बोल रहा है कि भारत में कठोर, स्थिर, है ना, कठोर है, हार्ड है, स्थिर है ना, उत्थित भूमि है, अनाच्छादित शैल है ना, कगार है की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। आप एक एक टर्म्स को, वर्ड को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रिजिड बोल रहा है, स्टेबल एलिवेटेड लैंड्स बोल रहा है, डेन्यूडेड रॉक्स बोल रहा है, और सीरीज ऑफ एस्कार्प बोल रहा है। तो एस्कार्प हम कहां पढ़ के आए, हम पढ़ के आए विंध्यन एस्कार्पमेंट,
है ना, वेस्टर्न घाट एस्कारपमेंट। हम बोल रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू एक एंशियंट डेन्यूडेड प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू एक कैसा प्लेटू है? एंशियंट डेन्यूडेड प्लेटू है, एक प्राचीन अपर्दित घर्षित पठार है जो पहले कभी आपके पर्वत वगैरह रहे होंगे, वो अपक्षीय अपर्दन के कारण घिस गए होंगे और उसके कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। तो बच्चों सीधा सीधा तो बोल रहा है वो, एस्कारपमेंट, विंध्यन, वेस्टर्न घाट कहां मिलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं। तो राइट आंसर देखो जाकर कहां मिल रहा है? ये पेनिनसुलर प्लेटू मिल रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय है, वो फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। जो नदर्न प्लेन है, डिपोजनल प्लेन है, एल्यूवियल के जमाव से बना है। डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तटीय जो मैदान है ये भी रिवर और सी वेव्स के कारण जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ उसके कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हमारा हो गया पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों में बढ़े। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जो भारत के किसी क्षेत्र का दौरा कर रहा है और उसको क्या क्या मिल रहा है? खेर मिल रहा है। खेर आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, फिर नीम है, खेजड़ी है, पलास है, ये पेड़ उसको मिल रहे हैं। कौन कौन से पेड़ है? खेर है, नीम है, खेजड़ी और पलास है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति कहां घूम रहा होगा? तो बच्चों ये सारे वनस्पति आप पढ़कर आते हो जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां ट्रॉपिकल कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? ट्रॉपिकल आपका मिलेगा वहां पर हम लोग को डेजर्ट फॉरेस्ट या थ्रोनी फॉरेस्ट, कटीले वन या मरुस्थलीय वन मिलेंगे वहां पर। यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता तो लारेन, मैग्नेलिया वगैरह या आपका वेस्टर्न घाट या मेघालय वाला रीजन का फॉरेस्ट मिलता, लेकिन यह खेजड़ी है, खेर है, नीम है, तो ये ऐसे आपके पेड़ है जहां पर वर्षा कम होती है उस स्थान पर उगते हैं। तो आप देखो मालाबार जो तट है ये तो ज्यादा बारिश वाला है, यहाँ तो 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है। गारो की पहाड़ी में भी आप देखेंगे, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय वाला रीजन है यहाँ पर भी बारिश ज्यादा होती है। सुंदरवन का डेल्टा दलदली क्षेत्र है, यहाँ तो ज्वारी वन मिलेगा, मार्सी एरिया है, यहाँ तो सुंदरी, केजुरीना, केवड़ा, बेंदी ये मिलेंगे। तो लास्ट में बचता है क्या हमारे पास में? हमारे पास में बचता है डेजर्ट फॉरेस्ट या मरुस्थलीय वन। डेजर्ट फॉरेस्ट या मरुस्थलीय वन, यहाँ ऐसे भी लिख सकता था थ्रोनी फॉरेस्ट, कटीले वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 137 का हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों डी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 138 हमारे सामने है, जो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए, पहला, सेल अधिक समय तक अपने मूल स्वरूप में नहीं रह सकती है, वो रूपांतरित होती रहती है। अपक्षण, अपर्दन, कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता रहता है। इंग्लिश में हम देखें, रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चट्टान लंबे समय तक अपनी मूल स्वरूप में नहीं रहती है, उसमें रूपांतरण होता रहता है। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से फिर आग्नेय, इस तरह से वो बदलती रहती है। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। तो बच्चों आपको पता ही है, मान लीजिए सबसे पहले इग्नियस रॉक बन गया, कैसे बना? लावा और मैग्मा के डिपोजिशन से बना। ठीक है, और जब इसमें वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होगा तो सेडिमेंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेडिमेंट्री। और जब इसमें मेटामॉर्फिज्म होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक। पहले लावा मैग्मा का इरप्शन हुआ तो इग्नियस बन गई, इग्नियस में क्या हुआ? वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन हुआ तो क्या बन गया? सेडिमेंट्री बन गया। और सेडिमेंट्री रॉक में या इग्नियस रॉक में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण उसके कंपोजिशन में या टेक्सचर में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया तो क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो देखो वेदरिंग, इरोजन के कारण सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो रही मेटामॉर्फिक में। किसमें? मेटामॉर्फिक में। तो आप लोग देखेंगे कि रॉक अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती रहती है। पहला स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरा, जब ये चेंज हो रहा है तो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन फैक्टर? वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड मेटामॉर्फिक एजेंट। यानी कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए भी हमारा राइट है और स्टेटमेंट बी भी हमारा राइट है, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट राइट है बच्चों। फिर नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 138 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 देखो, इस वाले पेपर की आप बड़ी एक विशेषता देख रहे होंगे, इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो अकेले वेदरिंग, इरोजन वाले चैप्टर से ही है। अकेले वेदरिंग, इरोजन चैप्टर से ही है। अभी आप देख कर आए, वो पूछ रहा है कि हॉट डेजर्ट में क्या होगा, आपका वेदरिंग होगी, कौन सी वेदरिंग होगी? तो वेदरिंग, इरोजन वाला क्वेश्चन है।
रॉक्स ब्लॉक आप देख रहे हैं। अभी वापस आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखो, अपक्षय, वृद्धचरण जिसको मास वेस्टिंग, अपर्दन, परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? देखो, एक कोई प्लेस है, एक कोई जगह है और इस जगह पर हाई टेम्परेचर तापमान आपका पड़ रहा है और इस हाई तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, हाई प्रेशर के कारण चट्टान क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इस प्रोसेस को तो हमने कह दिया वेदरिंग। क्या बोल दिया इसको हमने? वेदरिंग। हवा पानी के साथ ये क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, इसको हम क्या बोल देंगे? इरोजन। और किसी स्थान पर जाकर के क्या हो जाएगी? डिपोजिट हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो प्लेस जहां से रिमूव होकर के गया, जहां से क्या होकर गया? रिमूव, तो ये वाला पार्ट तो खाली हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनआच्छादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनआच्छादन। तो यदि किसी प्लेस पर वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना, और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस प्लेस पर क्या होगा? डिन्यूडेशन होगा। उस प्रोसेस पे क्या होगा? उस प्लेस पर क्या होगा? डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन, अनआच्छादन। अनआच्छादन का मतलब होता है कोई प्लेस वहां पर कवर्ड था डस्ट पार्टिकल से, सैंड पार्टिकल से, अब वो पानी हवा के साथ एक जगह से कहां चले गए? दूसरे जगह चले गए और वो प्लेस अब वैकेंट हो गया। उसके सरफेस पर जो भी आपका डिपोजिशन था वो हट गया। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिन्यूडेशन। तो मेनली आप देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स का काम ही क्या है? एक्सोजेनेटिक का फोर्स का काम ही किसी सरफेस का डिन्यूडेशन करना। क्या करना? डिन्यूडेशन करना। और उसमें दो कौन कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 139 के बाद में क्वेश्चन नंबर 140। यदि आप मोरेन, एस्कर, आउटवाश प्लेन है ना देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ेगी? है ना, मोराइन क्या है तो आपको पता होगा, जब किसी पहाड़ी वाले क्षेत्र से बर्फ पिघल के नीचे आता है तो अपने साथ जो मुलायम चट्टान, सॉफ्ट रॉक को लेकर के आता है। इस मुलायम चट्टान को जो आइस के साथ मेल्ट होकर आ रहा है, इस सॉफ्ट रॉक को हम लोग क्या कहते हैं? उसको मोराइन कहते हैं। उसको हिंदी में हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़। ठीक है, एक टर्मिनल मोराइन होता है, एक पार्शियल मोराइन होता है। ठीक है, तो मोरेन या मोराइन को हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में? हिमोड़। जो हिमानी अपने साथ लेकर आएगा वो हिमोड़, जल अपने साथ लेकर आए वो जलोढ़, एल्यूवियल। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एस्कर। तो आपको पता होगा, मान लीजिए कोई प्लेस पर आइस का डिपोजिशन है, आइस का अपर वाले पार्ट में डिपोजिशन होगा, लोअर वाले पार्ट में कोई ऐसा हाईलैंड से लोलैंड की तरफ का एरिया जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता गया, सेडिमेंटेशन होता गया और अब क्या हुआ? ये वाला जो आइस था, ये आइस की मेल्टिंग हो गई। जब आफ्टर मेल्टिंग समर सीजन में ये मेल्ट कर जाएगा तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ था, उस सेडिमेंट्स के डिपोजिशन को हम बोलते हैं एस्कर। क्या बोलते हैं? एस्कर। क्या बोलते हैं? एस्कर। अब ये जो मोराइन आपके आए थे, इस मोराइन का डिपोजिशन हो जाएगा प्लेन वाले एरिया में जाकर के, इनकी स्प्रेडिंग हो जाएगी, फैल जाएंगे। ये जो सॉफ्ट रॉक आया था हिमानी के साथ, ग्लेशियर के साथ, तो इनके स्प्रेडिंग से, इनके जमने से जो मैदान बनता है, उस मैदान को हम क्या बोलते हैं? आउटवाश प्लेन। क्या बोलते हैं? आउटवाश प्लेन बोलते हैं उसको हम लोग। क्या कहेंगे? आउटवाश प्लेन। यदि नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आती है और इसको बनाती तो इसको हम जलोढ़ का मैदान बोलते, एल्यूवियल प्लेन बोलते। लेकिन इसको हिमानी लेकर आई, सॉफ्ट रॉक को उसने जमा किया, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटवाश प्लेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आउटवाश प्लेन। मोरेन क्या था? जो हिमानी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आई थी मुलायम चट्टानों को। ठीक है, एस्कर क्या था? जब ऊपर बर्फ जम गया, नीचे पानी वाला भाग थोड़ा बहुत ट्रेवल कर रहा था, उसमें सेडिमेंटेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, वो क्या था आपका? एस्कर था। और आउटवाश प्लेन क्या है? जब उस मुलायम चट्टान नीचे आकर के फैल जाए, प्लेन बना ले, तो आउटवाश प्लेन है। तो बच्चों तीनों के तीनों स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ग्लेशियर स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? ग्लेशियर। अब ग्लेशियर कहाँ मिलेगा? या तो पोलर रीजन में जाना पड़ेगा या हाई एल्टीट्यूड वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर या ठंडे क्षेत्र पर। तो देखो, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र तो ऐसा है नहीं, लक्षद्वीप भी नहीं है, पुडुचेरी भी नहीं, क्योंकि ये तो सब ऐसे पार्ट है जो इक्वेटर के आसपास ही है। ये सारे रीजन आपको 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड के साउथ में मिलेंगे, यानी कि ट्रॉपिकल बेल्ट में पड़ते हैं ये। लेकिन लद्दाख ऐसा रीजन है जो हाई एल्टीट्यूड वाला भी है और ठंडा क्षेत्र भी है। तो ऐसे रीजन आपको देखना है तो आपको कहाँ की यात्रा करना पड़ेगी? लद्दाख की यात्रा करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों डी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 146। 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है, जो भारत का 17वां फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है हमारा, हर 2 साल में हमारे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रिलीज होता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे जो हमारा इंस्टीट्यूट है देहरादून में,
हर 2 साल में क्या करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करते हैं 1987 से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किस राज्य में, है ना, सर्वाधिक वन आवरण है, किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है। लेकिन यहां देख लेना क्षेत्रफल, है ना, अकॉर्डिंग टू 2001 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं पूछ रहा है, एरिया वाइज, है ना, प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया का स्टेट कौन सा है। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि मध्य प्रदेश जो है लगभग इसके पास 77,000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है, 77,000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि है इसकी, वो कवर्ड है किससे, फॉरेस्ट से। यदि ये परसेंटेज पूछता तो हम मिजोरम पहुंच जाते, कहाँ, मिजोरम। यूटी पूछता तो लक्षद्वीप पहुंच जाते। लेकिन इसने पूछा है क्या कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश। 77,000 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो कवर्ड है किससे, फॉरेस्ट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर हम दूसरा तीसरा रैंक देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अरुणाचल मिलेगा 77 के बाद 66,000 और 55,000। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 148, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसने रेड जो आपका सेंडर से लाल जो चंदन है, इस लाल चंदन को किस श्रेणी में शामिल किया। आपने सबने देखा होगा नीलगिरी वाले क्षेत्र में मिलता भी है। तो बच्चों इसको हमने शामिल किया है संकटग्रस्त श्रेणी में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। किस कैटेगरी में किया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में हमने किसको इंक्लूड किया है, लाल चंदन को, जो नीलगिरी वाले क्षेत्र में, अभी हम कुछ दिन पहले देखे भी है कि उसी वाले क्षेत्र के संबंध में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी संरक्षण क्षेत्र के आसपास का 1 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने शामिल किया संकटग्रस्त श्रेणी में, या जिसको हम बोले एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखें। आज का बच्चों हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। आज का हमारी जो स्लाइड थी यानी कि 2020 के बच्चों, सॉरी 22 के, हम लोगों ने 2022 का फर्स्ट वाला पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया है और सेकंड वाला पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया। यानी कि आपको टोटल 4 वीडियो मिलेंगे बच्चों। 2 पेपर आपको सेकंड वाले 2022 के और 2 आपको जो वीडियोस मिलेंगे आपको फर्स्ट वाले, ठीक है। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो 2021 का सेकंड वाला, यानी कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। और जहां भी आपको कुछ डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हो सकेगा तो उस टॉपिक पर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे सर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो लेक्चर आइए, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों जरूर अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।